हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर 1 को देखेंगे। आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि इस चैनल पे आपको क्लास 10th और 12th के सारे सब्जेक्ट के कंटेंट, सारे चैप्टर वाइज आपको नोट्स भी अवेलेबल करवाए जाते हैं। अगर आप तक अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये आपका साथ आपके बोर्ड एग्जाम तक देने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आज जो वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 1 के बारे में, जिसका नाम है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम चैप्टर का वेटेज देखेंगे कि कितने वेटेज मार्क का आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए चैप्टर 1 का वेटेज देखते हैं। तो बेटा ये जो टोटल मार्क होता है ना वो 5 मार्क का होता है। एक चैप्टर आपका ये 5 मार्क का पूछा जाता है। अब इसमें वेरिएंट क्या होता है बेटा, 2 आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे, 2 एमसीक्यूज, इससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको 2 मार्क के एक क्वेश्चन मिल सकते हैं या 3 मार्क के एक क्वेश्चन मिल सकते हैं। 2 या 3 नंबर में से एक मार्क एक क्वेश्चन आपको हर बार पूछा गया है। अच्छा, इसमें हमें पढ़ना क्या होगा, देखिए जैसा कि आपको साफ साफ लिखा हुआ चैप्टर में, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इन सारे चीजों के बारे में। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आपका ये चैप्टर। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन केमिकल रिएक्शन। आप लोगों ने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा, प्रीवियस क्लास में, कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। यहाँ पे भी आप लोग एक बार देख लीजिए, ए प्रोसेस विच न्यू केमिकल आर फॉर्म्ड। एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक नया केमिकल फॉर्मेट हो, नया केमिकल बनता हो, उसे हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। आप अगर किसी भी चीज को, 2 चीजों को रिएक्ट करवा देते हो तो एक नया चीज फॉर्मेट होता है, वही आपका क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। चाहे आप कुछ भी करो, ठीक है, उसमें केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल के लिए हमने लिखा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। देखिए हाइड्रोजन भी अलग है, ऑक्सीजन भी अलग है। ठीक है, अब इससे जो फॉर्मेट हो रहा है वो क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। ठीक है, तो एक नया प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है वाटर। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। अब हम बात कर लेते हैं केमिकल इक्वेशन का, कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। देखिए सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। जो आपका केमिकल रिएक्शन होता है ना, जो आप 2 चीजों को रिएक्ट करवाते हो और एक नया फॉर्मेट सब्सटेंस बनता है। ठीक है, तो सिंपल रिप्रेजेंट, तो उसको जो रिप्रेजेंट करेगा विच सिंबल एंड फॉर्मूला के साथ। हर एक चीज का ना केमिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो उसको जो सिंबल और फॉर्मूला के फॉर्म में लिखा जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। जैसा कि आपने देखा कि ऊपर में हमने रिएक्ट करवाया है हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन का जो फॉर्मूला होता है ना, केमिकल फॉर्मूला, वो होता है आपका H2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाए तो ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, O2 होता है। अब जब दोनों को रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा क्या बना था प्रोडक्ट, ये बना था हमारा वाटर। तो वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। ठीक है, यानी सेम चीज है, नो एनी चेंजिंग, बस हमने मॉडिफाई कर दिया, रिप्रेजेंटेशन कर दिया, किसके फॉर्म में, केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फॉर्मूला के फॉर्म में। ठीक है, अच्छा ये जो आप देखते हो, जो 2 सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करता है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं उसको, रिएक्टेंट बोलते हैं, जो रिएक्ट करता है। और जो रिएक्ट करने के बाद फॉर्मेट होता है, यानी बनता है नया कुछ चीज है, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। एनी डाउट। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं कैरेक्टराइज ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, कैरेक्टराइज ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि क्या कैरेक्टराइज होता है। देखिए एक होता है ना कि हर एक चीज में चेंजिंग होना। ठीक है, अगर कोई चीज किसी चीज में प्रोग्रेस होकर के वो चेंज हो जाएगा, फॉर्मेट चेंज होता है, तो उसमें ना कुछ चेंजिंग हुआ होगा। आप मान लीजिए छोटे से बड़े हुए हैं तो इसमें क्या क्या चेंजिंग हुआ है, आपके बॉडी में चेंज हुआ है ना, आपके हाइट में चेंजिंग हुआ है, आपके स्किन टोन में चेंजिंग हुआ है, हर एक चीज में चेंजिंग होता है। ठीक है, आप मान लीजिए गर्म पानी को किसी चीज के साथ मिला देते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजिंग हुआ होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए एक गर्म पानी है उसको हम कोल्ड वाटर के साथ मिलाते हैं, हॉट वाटर को कोल्ड वाटर के साथ, तो वो क्या होगा, ज्यादा ना ही हॉट होगा ना ही कोल्ड होगा, यानी कुछ ना कुछ तो चेंजिंग आएगा उसमें। तो वही होता है कैरेक्टराइज ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। जब हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं उसमें क्या क्या चेंजिंग आता है,
तो देखिए मेजर जो है इसको आप फैक्ट्स वर्ड से याद रखिएगा, FECTS, फैक्ट्स। फैक्ट्स वर्ड से आप इसको याद रख सकते हैं कि क्या क्या उसके कैरेक्टराइज है। तो पहला फैक्ट्स में F आता है, जिसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ रेस्पिरेट। फॉर्मेशन ऑफ रेस्पिरेट क्या होता है, कोई भी चीज रेस्पिरेट होकर के बाहर चला जाता, ठीक है। दूसरा होता है आपका E, यानी इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैस का क्या होना, इवोल्यूशन होना। तीसरा जो होता है कलर चेंज होना। बहुत सारे ऐसे रिएक्शन देखेंगे जिसमें कि कोई पिंक है और किसी चीज से रिएक्ट करके वो येलो बन रहा है, येलो इशू बन रहा है, तो यानी उसके कलर में चेंजिंग, ठीक है। अब जाहिर सी बात है अगर हम दो चीजों को रिएक्ट करवाएंगे तो उसके टेम्परेचर में भी चेंजिंग आएगा। जो टेम्परेचर में चेंजिंग आएगा, ठीक है, यानी हीट किसी में रिलीज होगा, ठीक है, किसी में एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब यानी हीट लेगा, किसी में रिलीज होगा, बाहर देगा। तो इसी को, इस वाले रिएक्शन को जिसमें हीट रिलीज या एब्जॉर्ब होगा उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। इसके बारे में अभी आगे डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो होगा वो होगा स्टेट चेंज। स्टेट चेंज यानी उसके स्टेट में चेंजिंग होना, जैसे सॉलिड है लिक्विड फॉर्म बन जाएगा, लिक्विड है तो गैस के फॉर्म में चला जाएगा। तो ये सारे चीजें कैरेक्टराइज ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है। अगर आप केमिकल रिएक्शन करवाओगे तो ये फैक्ट्स वर्ड जो है ना, इन सब चीज में कोई ना कोई चीज दिखने को मिलेगा। किसी में आपको एवोल्यूशन ऑफ गैस मिल सकता है, किसी का कलर ही चेंज हो सकता है, किसी में आपको टेम्परेचर में गिरावट दिख सकता है, किसी के स्टेट में चेंजिंग दिख सकता है। यानी अगर आप दो केमिकल को रिएक्ट करवाओगे ना तो आपको ये सारे के सारे किसी ना कोई कैरेक्टराइज उसमें आपको दिखेगा। यहां तक कोई दिक्कत? तो अब देखते हैं कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन, कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि नंबर ऑफ द एटम ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट में जो एटम होता है, नंबर ऑफ एटम होता है, ठीक है, इन द केमिकल इक्वेशन शुड बी द सेम LHS एंड RHS। यानी जितना रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ एटम होना चाहिए ईच एलिमेंट, जैसे कि एलिमेंट आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एलिमेंट A2 है, ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट B2 है और AB भी क्या है, एलिमेंट है। तो एलिमेंट्स के ईच एटम, यानी जितना एटम्स इस एलिमेंट में, जितना एटम इस एलिमेंट में, इसमें भी सेम एलिमेंट्स का एटम होना चाहिए। यानी जितना RHS में एटम ऑफ नंबर ऑफ एटम होना चाहिए उतना ही आपका RHS में नंबर ऑफ एटम होना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा आपको ये जो है A2 है, ओके, और यहाँ पे B2 है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, AB दिख रहा है। तो इसको हम इक्वल कैसे करेंगे, यहाँ पे अब हम 2 लगा देंगे। तो ये जो 2 होता है ना, A के लिए भी होता है और 2 ये B के लिए भी है। तो ये अब देखिए LHS इक्वल टू RHS, ये सेम हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अभी कुछ रिएक्शन को बैलेंस करके हम देखेंगे और सीखेंगे कि कैसे बैलेंस किया जाता है, अनबैलेंस रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले आपका वाई बैलेंस। आखिरकार हम लोग बैलेंस क्यों करेंगे, नीड ही क्यों होती है बैलेंस करने की। हम चाहे तो अनबैलेंस करके भी छोड़ सकते हैं, ओके। तो देखिए कंजर्वेशन ऑफ मास, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी रिएक्टेंट्स क्या होता है, जो रिएक्ट करता है, तो उसमें जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए किसके, प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। यानी रिएक्टेंट्स का मास इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट का मास, ठीक है, हर हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो देखिए बैलेंस करने का कुछ ट्रिक है जिसको आपको फॉलो करना होगा। कि पहला ट्रिक जो है, सबसे पहले आपको किसको बैलेंस करना चाहिए, सबसे पहले जो आपको बैलेंस करना चाहिए वो आपको मेटल को बैलेंस करना चाहिए। फर्स्ट स्टेप, कहीं पे भी आपको केमिकल रिएक्शन दिख जाए तो आपको उसमें मेटल खोजना है और देख लीजिए कि रिएक्टेंट्स में कितने मेटल है और प्रोडक्ट में मेटल्स इक्वल है या नहीं है। नहीं है तो फटाक से आपको क्या कर देना है, पहले मेटल को इक्वल कर देना है। मेटल लाइक जिंक, कॉपर, प्लेटिनम, उसके बाद आपका ब्रास, Na, सोडियम, ये सारे के सारे मेटल है। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड, बैलेंस नॉन मेटल। जैसे ही आपका बैलेंस हो जाए मेटल, आपको क्या खोजना है कि नॉन मेटल कौन कौन से है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सारे के सारे आपके क्या है, नॉन मेटल्स है।
जब मेटल और नॉन मेटल हो जाए बैलेंस, फिर आता है बारी आपका थर्ड बैलेंस ऑक्सीजन। फिर आप ऑक्सीजन को खोज के बैलेंस कर दीजिए। आफ्टर दैट ऑक्सीजन के बाद आपको क्या करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए Zn है, यानी जिंक है। जिंक रिएक्ट कर रहा है किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl के साथ। अब इधर जो फॉर्मेट हो रहा है ना बेटा, यहाँ पे देखिए ZnCl2 और यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे देखना Zn आपका क्या है, मेटल है, इसमें भी Zn है, तो Zn इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखते हैं, हमारे पास मेटल तो हो गया भैया, अब आपको क्या बच रहा है, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल देखिए, नॉन मेटल इसमें क्या है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन के साथ क्या है, क्लोरीन है, हाइड्रोक्लोरीन, ठीक है। तो यानी ये क्लोरीन और यहाँ पे कितना क्लोरीन है, देखो अनबैलेंस हो गया ना ये। यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक है, यानी हमें इसे बैलेंस करना होगा, तो इसको भी हमने क्या कर दिया, 2 कर दिया। अब तो हाइड्रोजन इसके साथ भी है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे ऑलरेडी 2। अगर आपको इस तरीके से समझ में ना आए तो मैं एक अच्छा सा बात बता देता हूं आपको। क्या कर लेना है, फटाक से टेबल बना लेना है। क्या कर लेना है, टेबल बना लेना है इस टाइप का। यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, एलिमेंट्स नेम यहाँ पे रख देना है आपको रिएक्टेंट्स, यहाँ पे आपको रख देना है प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। अब आपको क्या करना है, देखिए एलिमेंट कौन कौन से, पहले है Zn, तो आपको क्या ले लेना है, Zn। फिर क्या है, HCl, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। अब देखिए रिएक्टेंट्स में Zn कितना है, तो Zn कितना है, 1 है। उधर कितना है Zn, तो बेटा इधर भी आपको 1 ही है, तो इसको तो बैलेंस करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब देखिए हाइड्रोजन कितना है बेटा, इधर 1 है, इधर 2 है, तो रिएक्टेंट्स में 1, उधर 2, अनबैलेंस्ड हो गया। अब ये अच्छे से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्लोरीन खोजिए। क्लोरीन इसमें कितना है बेटा, क्लोरीन 1 है, उस साइड क्लोरीन कितना है, Cl2, यानी क्लोरीन कितना है, 2 है, क्लोरीन 2 है। तो अब देखिए इसको बैलेंस कैसे करेंगे, ये तो हो गया आपको बैलेंस, ये है अनबैलेंस। क्या अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 1 2 2 नहीं हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन में हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से, और क्लोरीन में भी किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से। तो एक काम कर लेते हैं, हम दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए हाइड्रोजन 2 हो गया, क्लोरीन के साथ भी अब 2 लग गया, तो क्लोरीन भी क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखिए ये आपका बैलेंस हो गया, ये आपका बैलेंस हो गया। अब दूसरे इक्वेशन को देख लीजिए, BaCl2, ठीक है, बेरियम क्लोराइड, और यहाँ पे Al2SO4 3। तो यहाँ पे लिखिएगा, सबसे पहले इसको खोजना है आपको, मेटल को, तो मेटल खोजिए। हमको तो मिल गया एल्युमिनियम, क्या मिल गया बेटा, एल्युमिनियम मिल गया। अब यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम में क्या है, एल्युमिनियम में 2 है, लेकिन यहाँ तो 2 आपको दिख ही नहीं रहा, 2 है, नहीं दिखा। अब यहाँ पे देखिए SO4 3 है, SO4 3 है, देखिए SO4 तो मिल गया, लेकिन 3 मिला ही नहीं, तो भैया 3 आपको इधर तो डालना ही पड़ेगा, 3 आपको डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको BA हो गया, तो अब आपको इसको भी 3BA देना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 2, यानी 2 3 जा 6। क्लोरीन देखिए इधर कितना हो गया, 2 3 जा 6। यहाँ पे देखिए क्लोरीन कितना हो गया, Cl2, 2 3 जा 6, बैलेंस हो गया। अगर आपको इस तरह से बैलेंस करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप टेबल वाइज कर सकते हो, टेबल वाइज आप कर सकते हो। तो अभी मैं करके दिखाता हूं आपको, ये तीसरा वाला टेबल वाइज। तो देखिए 2-3 बार आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहला एलिमेंट्स Fe, हम नाम लिख लेते हैं, Fe हो गया। दूसरा एलिमेंट्स हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, चलिए ऑक्सीजन। अब देखिए Fe कितना है, Fe 1 है, इधर हम लिख देते हैं 1। इधर कितना है बेटा, Fe 3 है, चलिए 3 लिख दिया। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन इस साइड 2 है, इस साइड कितना है, इस साइड भी 2 है, नो डाउट। ऑक्सीजन कितना है बेटा, 1 है, इधर कितना है, 4 है,
इधर 4 है, ऑक्सीजन 4 है, कैसे बैलेंस होगा? तो 1 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 4 हो जाएगा। तो चलिए हमने ऑक्सीजन में 4 से मल्टीप्लाई किस में किया है? रिएक्टेंट्स में, रिएक्टेंट्स में। तो देखिए अब हाइड्रोजन भी कितना हो गया? 4 2 जा 8, 4 2 जा, अब इधर 8 हो गया, इधर हो गया 2, तो ये तो हो गया अनबैलेंस। तो भैया एक काम कीजिए, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये भी 8, ये भी 8, बच रहा है आपका क्या? Fe, Fe। अब देखिए अगर Fe इधर 3 है तो इसको भी आपको क्या कर देना है? 3 से मल्टीप्लाई, 3Fe हो गया बैलेंस। ठीक है, अब मैं आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा जो सिर्फ और सिर्फ केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस होता है प्रॉपर, उसमें बहुत सारे एग्जांपल हम करेंगे, उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, उसके वेरिएंट क्या क्या है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर से। केमिकल रिएक्शन का जो पहला नंबर है वो है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए कॉम्बिनेशन वर्ड से ही आपको पता चल गया होगा कि दो चीजों का कंबाइंड होना, यानी दो अलग अलग चीजें कंबाइंड होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट अगर बनाता है ना तो हम उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहां पे देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, 2 और मोर रिएक्टेंट्स, यानी कम से कम कितने रिएक्टेंट्स होना चाहिए? 2, और 2 से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन, यानी मिल करके टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक एलिमेंट्स आपका ए है और दूसरा बी है। अब ए और बी मिलकर के क्या बना रहा है? ए बी बना रहा है ना। तो एक एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स मिलकर के एक सिंगल एलिमेंट, सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। लेकिन यहाँ पे ए अलग है और बी अलग है, दो एलिमेंट्स है, दोनों एलिमेंट्स मिलकर के क्या बना रहा है? सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, कुछ एग्जांपल को देखते हैं। आपका है Mg, यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। अब देखिए ऑक्सीजन जहां पे दिख जाए इट मींस बर्निंग प्रोसेस हो रहा है। मान लीजिए आपको आग जलाना है, ठीक है, तो फायर जलाने के लिए जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है वो हमें जरूरत होती है ऑक्सीजन की। विदाउट ऑक्सीजन आप फायर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो विदाउट ऑक्सीजन अगर आप आग नहीं लगा सकते हो, यानी देखिए मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, यानी मैग्नीशियम बर्न हो रहा है, मैग्नीशियम बर्न इन ऑक्सीजन। अब जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन में बर्न हो रहा है तो ये क्या बना रहा है? 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ना बेटा, व्हाइट फॉर्म में पाउडर टाइप में होता है, और साथ में ये रिलीज क्या कर रहा है बेटा? तो रिलीज करेगा ये हीट। अब जो हमने आपको स्टार पॉइंट की है वो आप अपने कॉपी में नोट बना के स्टार कर लीजिएगा, क्योंकि इट इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये स्टार वाले पॉइंट से आपको मार्क आते ही आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला स्टार पॉइंट जो है इंपॉर्टेंस पॉइंट कि मैग्नीशियम बर्न विथ डार्कलिंग व्हाइट फ्लेम। मैग्नीशियम जो बर्न होता है ना जिस टाइम, तो उसका जो फ्लेम होता है, जैसे आप आग जलाते हो तो येलोइश टाइप का फ्लेम होता है, उसी टाइप का उसका जो फ्लेम होता है ना बेटा, डार्कलिंग व्हाइट टाइप का होता है। ठीक है, व्हाइट फ्लेम होता है। दूसरा, अ व्हाइट पाउडर इन वॉच ग्लास, जब वो बर्न हो जाता है ना तो उसके ग्लास पे, यानी मैग्नीशियम पे जो ऑक्साइड का लेयर जमता है वो व्हाइट फॉर्म में जम जाता है। तीसरा है हीट रिलीज सो टेम्परेचर इंक्रीज। आपने देखा इक्वेशन में क्या हो रहा है? हीट रिलीज हो रहा है। मान लीजिए आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए और वहां पे आग जला दिया जाए, तो उस कमरे का टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, आपको बहुत ज्यादा गर्मी फील होगा। यानी अगर हीट रिलीज हो रहा है तो टेम्परेचर भी क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्बिनेशन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इस टाइप का एग्जांपल है ना, आप कॉम्बिनेशन में भी लिख सकते हो और एक्सोथर्मिक में भी लिख सकते हो, क्योंकि एक्सोथर्मिक जो होता है ना, आगे पढ़ाऊंगा कि जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है, हीट क्या हो रहा है बेटा? रिलीज हो रहा है।
इट मीन्स ये एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल हो सकता है। अगर क्वेश्चन आए गिव अ 2 एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो आप मैग्नीशियम बर्न विथ ऑक्सीजन ये दे सकते हो एग्जाम्पल, नो डाउट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, CaO प्लस H2O। ठीक है, फॉर्मूला हर एक चीज का बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ही होगा। CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड को हम रिएक्ट करवाते हैं किसमें बेटा? H2O, वाटर में। अब ये आप सोच रहे हो सर CaO क्या होता है, तो बेटा CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको आप बुझा हुआ चूना भी कहते हो, घर में पेंट करने के लिए चूना जो लाते हो ना, उसी टाइप का जो होता है वो क्विक लाइम हम बोलते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला केमिस्ट्री में हम उसको क्विक लाइम बोलते हैं, वो चूना होता है। ठीक है, चूना को जब आप पानी में घोलते होगे ना, तो आप देखते होगे कि उसमें ना व्हाइट प्रेसिपिएंट्स टाइप का एक बनता है। ठीक है, मिल्की टाइप में, है ना, और उसमें हीट भी रिलीज होता है। आप जैसे ही चूने को पानी में डालोगे ना, ठंडा पानी में, तो वो थोड़ी देर के बाद आप देखना वो धीरे धीरे ना पानी हॉट होने लगता है, हीट होने लगता है। कई बार उससे ना हाइड्रोजन गैस का वो बुलबुला भी छोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा CaO जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना बेटा, तो ये जो बनता है वो व्हाइट टाइप का जो बनता है। ठीक है, तो व्हाइट प्रेपरेशन, उसको हम लोग बोलते हैं स्लेक्ट लाइन। क्या बोलते हैं? स्लेक्ट लाइन। ठीक है, और हीट रिलीज करता है। तो बेटा स्लेक्ट लाइम और CaO इसका यूज कहाँ होता है? तो बेटा इसका यूज होता है सीमेंट बनाने में। ठीक है, इसका यूज सीमेंट बनाने में यूज होता है। तो इस चीज को याद रख लेना, क्विक लाइम का फॉर्मूला याद रख लेना। क्विक लाइम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो स्लेक्ट लाइम बनाता है, और ये भी एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है, क्योंकि यहां भी क्या हो रहा है? हीट रिलीज हो रहा है। एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट कुछ एग्जांपल को देख लेते हैं एक बार। अदर एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, बर्निंग ऑफ कोल। कोल यानी कोयला। ठीक है, यानी कोयला को जब हम बर्न करते हैं, कार्बन को जब बर्न करते हैं, ठीक है, एक है ना गाना, कौन सा गाना है वो? कोयले के खान में हीरे को पहचानते, तो ये वही वाला कोल है। ठीक है, ये कार्बन जो है, कार्बन को अब क्या कर रहे हो आप? बर्निंग कर रहे हो। तो बर्निंग में किसकी जरूरत? तो बर्निंग में ऑक्सीजन की जरूरत। यानी कार्बन जब बर्न हो रहा है ऑक्सीजन में, तो ये क्या बन रहा है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ये तो सबको पता है, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ वाटर यानी वाटर कैसे फॉर्मेट होता है। बेटा देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब दो कंबाइंड होकर के एक होता है, तो प्रोडक्ट जो बनता है ना, वो वाटर प्रोडक्ट बनता है। अब यहाँ पे समझ लीजिए, ये G का मतलब क्या है बेटा? कि हाइड्रोजन जो होता है ना बेटा, गैस के फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन जो होता है ना, वो गैस के फॉर्म में होता है, और जो आप पानी पीते हो ना, वाटर, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो यानी L से लिक्विड को डिनोटेट करता है। चलिए नेक्स्ट जो है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे चलते हैं। जो टॉपिक है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसा कि हमने देखा कॉम्बिनेशन, यानी कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? दो चीजों का मिलना, कंबाइंड होना। उसी तरह से डिकम्पोजिशन का जो मतलब होता है, मीनिंग होता है, वो होता है डिकम्पोज होना, यानी किसी भी चीज का ब्रेक डाउन होना। डिकम्पोजिशन का मतलब किसी भी चीज का ब्रेक डाउन होना। तो देखिए ब्रेक डाउन किस तरह से होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? अ सिंगल रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट जो होगा वो सिंगल होगा। हमने कई बार देखा कि हमारा रिएक्टेंट A+B होता था, लेकिन यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट क्या होगा? डिकम्पोज होगा। एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर के 2 और मोर सब्सटेंस में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो उसी को हम बोलेंगे डिकम्पोज होना। ठीक है, तो एक एलिमेंट्स टूट करके जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स में बनते हैं, तो वो हमारा क्या होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, फिर देखिए कि ये आपका रिएक्टेंट्स है, A और B आपका क्या है? रिएक्टेंट्स है। अब देखिए A और B रिएक्ट करने के बाद डिकम्पोज हो गया, A अलग हो गया, B अलग हो गया, तो टूट करके बिखर जाना, वो आपका क्या होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखिएगा यहाँ पे CaCO3 है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 जो है आपका डिकम्पोज हुआ CaO कैल्शियम ऑक्साइड में, प्लस किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। ठीक है, तो ये डिकम्पोज हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। तो इस तरह का रिएक्शन आपको जहां भी दिखेगा, तो आपको क्या बोलना है कि ये कौन सा रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो बेटा, 10th क्लास में आपको एक MCQs पूछा जाएगा, जिसमें कि आपको बताया 4 एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे,
और उसमें से ऊपर लिखा रहेगा कि कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है या कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो एक क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है ना बेटा, वो 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप के मेनली डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं। पहला जो होता है वो होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन और तीसरा जो होता है वो होता है फोटोकेमिकल्स डिकम्पोजिशन। अब एक एक करके समझिएगा कि क्या होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, क्या होता है। देखिए, तो थर्मल डिकम्पोजिशन ये होता है जिसमें आपको हीट रिलीज हुए दिखे, हीट क्या हो रिलीज हो, हीट क्या हो रिलीज हो रहा हो, और साथ में एक चीज और बन रहा हो, वो होता है वाटर। अगर वाटर फॉर्मेशन हो रहा है यानी H2O बन रहा है और साथ में हीट रिलीज हो रहा है, तो उस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो है हमारा इलेक्ट्रोसिस डिकम्पोजिशन। इट इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एमसीक्यूज में पूछ देगा, 2 नंबर में पूछ देगा, 3 मार्क्स में पूछ देगा। किस टाइप से पूछ देता है बेटा, क्या देता है डिफाइन द इलेक्ट्रोसिस डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोसिस डिकम्पोजिशन जो है वो मैं आपको बना के दिखाता हूं। यहाँ पे देखिएगा, इस तरह से बना हुआ रहता है, ठीक है। एनसीईआरटी के बुक में भी आपको मिल जाएगा। अब इसमें ना 2 जो है आपको रड मिल जाएंगे, या तो 2 आप कह सकते हो ग्रेफाइट, ठीक है। और दोनों ग्रेफाइट में एक में वायर प्लस का और दूसरे में माइनस का रहता है, ठीक है। एक में प्लस का और दूसरे में माइनस का। अब ये दोनों एक ही सेल से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, एक ही सेल से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, ठीक है, जो प्लस वाला होता है वो होता है एनोड और जो माइनस वाला होता है वो होता है कैथोड। तो एनोड पे प्लस वाले पे ऑक्सीजन और माइनस वाले पे, ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। प्लस वाले पे ऑक्सीजन, माइनस वाले पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका इलेक्ट्रोसिस बनता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो है आपका फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो बेटा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन क्या होता है, ये होता है जैसे कि आपके सनलाइट से रिएक्ट होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, फोटोकेमिकल का मतलब क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ध्यान से सुनिएगा, नाम से ही सारे रिएक्शन आपको याद हो जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट यानी किसी चीज को डिस्प्लेस कर देना, अपने से अलग कर देना। डिस्प्लेस का मतलब होता है हटा देना, रिमूव कर देना, ठीक है। तो यहां पे देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, अ मोर रिएक्टेंट्स एलिमेंट्स, एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स जो है डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स इट्स कंपाउंड। अब यहां पे देखिए सबसे ज्यादा क्या होता है, देखो जो बाहुबली रहता है, जो ताकतवर रहेगा, सबसे ज्यादा जिसके पास पावर रहेगा, वो क्या करेगा, कमजोर वाले को धक्का दे देगा। तो वही चीज है सेम इसमें लागू। जो जितना पावरफुल होगा, जिसका रिएक्टिविटी सीरीज अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जिसका जो ज्यादा रिएक्टिविटी होगा वो दूसरे को भगा देगा और अपना खुद वहां पे जाकर के बैठ जाएगा। तो वही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दूसरे को डिस्प्लेस करके अपने आप वहां पे जाकर के बैठ जाना। एग्जाम्पल के लिए आप लोग देखना कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट Zn प्लस CuSO4। अब Zn प्लस CuSO4 में देखिएगा कि जिंक जो है ना, जिंक सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। जिंक यहाँ पे कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। जिंक यहाँ पे क्या है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। अगर रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे ना तो जिंक सबसे ऊपर आता है, जिंक ऊपर आता है, उससे नीचे आता है आपका क्या, कॉपर। तो यानी जिंक क्या है, अकेला है, लेकिन ज्यादा पावरफुल कौन है, जिंक है। तो जिंक क्या करेगा, बोलेगा CuSO4 को कि Cu तुम तो बहुत वीक हो, तुम एक काम करो अलग हो जाओ, ठीक है। तो ये क्या करता है, ZnSO4 के साथ आ जाएगा और जो कमजोर वाला भाई इसके साथ जुड़ा हुआ था कॉपर, उसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, जाति बिरादरी से अलग कर देगा। बोलेगा तुम हमारे जात कोई नहीं हो, अलग कर देगा। उसको कास्ट के अलग कर दिया, कॉपर को अलग कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट जो है वो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेम है, नो एनी चेंजिंग।
इंटरचेंजिंग क्या होता है बेटा, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी एक दूसरे को डिस्प्लेस करके एक दूसरे के जगह पे एक्सचेंज हो जाना। ठीक है, डेफिनेशन थोड़ा देख लीजिए। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, ये अपने आयंस को क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं। इसका आयन दूसरे के साथ चला जाता है, दूसरा का आयन इसके पास चला जाता है। देखिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल NaOH है और NaOH प्लस HCl। अब NaOH में क्या है बेटा, Na अलग है, OH अलग है। ठीक है, HCl में हाइड्रोजन अलग है, क्लोरीन अलग है। तो ये बोलेगा कि NaOH को बोलेगा, देखिए NaOH को बोलेगा कि NaH तुम मेरे साथ, क्लोरीन बोलेगा मेरे साथ आ जाओ। तो NaH देखो, NaH किसके साथ आ गया, NaH Cl के साथ आ गया, यानी सोडियम आपका किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो बचा कौन, हाइड्रोजन, और इसमें क्या बचा, इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ आ गया। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, आयंस को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। टाइप ऑफ रिएक्शन में ही एक आता है आपका एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, दोनों बड़े ही गौर से सुनिएगा, दोनों डिफरेंट है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या होता है बेटा, रिएक्शन इन एनर्जी सप्लाइड, ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो, एनर्जी सप्लाइड हो, उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा बेटा, रिएक्शन इन विच एनर्जी इज इन्वॉल्व्ड, सप्लाई ना हो रहा हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, इन्वॉल्व्ड हो, एनर्जी क्या हो, इन्वॉल्व्ड हो। दोनों के रिएक्शन को देखिए कि एंडोथर्मिक का CaCO3, ठीक है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो हीट कर रहे हो यानी हीट क्या कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो। तो हीट जब सप्लाई कर रहे हैं तो ये ब्रेक डाउन हो रहा है CaO प्लस CO2 में, यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक उसी तरह से देखिएगा, इसमें देखिएगा इन्वॉल्व है, एनर्जी ऑल्सो इन्वॉल्व, CH4 मीथेन प्लस O2। अब ये क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, दोनों में क्या है, एनर्जी इन्वॉल्व है। अब देखते हैं ये जो एंडोथर्मिक है ना बेटा, एंडोथर्मिक, तो तीन शुरू में जो हमने आपको बताया था, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, फोटोसिंथेसिस और इलेक्ट्रोसिस। यहाँ पे देखिएगा एंडोथर्मिक पहला क्या है, थर्मोलोसिस, CaCO3, इसमें क्या हो रहा है बेटा, हीट हो रहा है, इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। हीट सप्लाई करने के बाद ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। अब फोटोलिसिस, अब फोटोलिसिस क्या है बेटा, फोटोलिसिस में देखना AgCl यानी आपका सिल्वर क्लोराइड, AgCl सिल्वर क्लोराइड सनलाइट से रिएक्ट करके क्या बन रहा है, AgCl Cl2, यानी Ag अलग हो रहा है, ठीक है, यानी ये जो आपका सिल्वर है अलग हो रहा है और क्लोरीन क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है बेटा, कि हाइड्रोजन में वाटर में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करते हैं तो ये दो अलग अलग गैस में ब्रेक डाउन हो जाता है, पहला हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोसिस रिएक्शन। अब इस वाले रिएक्शन को फोटोसिंथेसिस और इसको थर्मोलिसिस, ठीक है, तीनों आपको समझ में आ गया होगा। ये तीनों ही पार्ट क्या है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन का। अगर आपको एग्जाम में एंडोथर्मिक रिएक्शन पूछा जाए तो आप तीनों में से कोई सा भी लिख सकते हो, लेकिन एक गलती कभी भी मत करना, अगर स्पेसिफिकेशन दिया रहे कि इलेक्ट्रिसिटी का या फोटोसिंथेसिस का या थर्मल साइड का लिखना है तो आपको तीनों में से एक का नहीं लिखना है, जिसका पर्टिकुलर बोला जाए सिर्फ उसी का लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में जानते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन जो होता है वो आपका दो टाइप का होता है। पहला जो होता है वो होता है रिडक्शन और दूसरा जो होता है वो होता है ऑक्सीडेशन। देखिए रिडक्शन रिड्यूस होना यानी बाहर होना, किसी चीज को रिमूव करना, वहीं पे ऑक्सीडेशन। अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ पे तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन का एडिंग हो रहा है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एडिंग हो रहा है। यहाँ पे रिडक्शन है तो किसका रिमूवल बेटा, ऑक्सीजन का रिमूवल, यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या हो रहा हो, रिमूव हो रहा हो, और ऐड क्या हो रहा हो, हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो, उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन का मतलब एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऐसा इक्वेशन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो और रिमूव कौन हो रहा है बेटा, हाइड्रोजन, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे देखिए
Zn प्लस CuSO4, ठीक है। अब यहाँ पे Zn प्लस CuSO4 क्या बन रहा है, ZnSO4 प्लस Cu। यहाँ पे देखिएगा दोनों रिमूव हो रहा है, दोनों चीज हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ठीक है। कहीं पे ऑक्सीजन ऐड भी हो रहा है तो कहीं पे ऑक्सीजन जो है रिमूव भी हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कोरोशन, ठीक है। कोरोजन क्या होता है बेटा कि व्हेन मेटल सरफेस आर अटैक्ड बाय द सब्सटेंस अराउंड द सच ऑक्सीजन एसिड्स ईटीसी। कोरोजन का मतलब क्या होता है बेटा कि कोई भी मेटल हो, ठीक है, तो कोई भी मेटल अगर आप उस मेटल को ऑक्सीजन में खुली हवा में छोड़ दोगे तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है। चाहे एसिड रहेगा तो वो एसिड से क्या करेगा बेटा, रिएक्ट करेगा। तो जो एसिड से रिएक्ट करता है ना तो ऑक्साइड का अपने ऊपर एक लेयर जमा लेता है, ठीक है। क्या करता है, अपने ऊपर एक लेयर जमा लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वो कोरोड हो जाता है, जिसको जंग लगना बोलते हैं ना, पूरी तरह से जंग लग जाता है, कोरोड हो जाता है। तो दिस प्रोसेस, कोरोड लगने का प्रोसेस जो होता है, जंग लगने की प्रक्रिया, ठीक है, कोरोड होने का प्रोसेस, उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन कहते हैं, ठीक है। यानी जंग लगने की प्रक्रिया को, ठीक है, क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। अब कोरोजन से बचने के लिए क्या किया जाए, प्रिवेंट क्या होना चाहिए इसका, देखिए बेटा प्रिवेंट क्या हो जाएगा इसका, हम क्या कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं। मान लीजिए कोई आयरन का आपने डोर लगाया है, ठीक है, विंडो लगाया है, तो उसको हम क्या करते हैं, प्रिवेंट, उसको बचाव के लिए उसको क्या करते हैं, उस पर पेंटिंग करते हैं, ठीक है, ग्रीसिंग कर सकते हैं, ठीक है, ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्लेमिनेशन कर सकते हैं। ये सारे प्रोसेस करके आप क्या कर सकते हो, उसको बचा सकते हो, ठीक है, कोरोज होने से क्या कर सकते हो, उसको बचा सकते हो। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है रेंसिडिटी। अब समझिएगा, रेंसिडिटी भी ना एक कोरोजन टाइप का है, कोरोज टाइप का है। अब कोरोजन टाइप का क्यों है बेटा, रेंसिडिटी जो होता है ना ये किसी सब्सटेंस में नहीं होता, ठीक है, ये किसी मेटल में नहीं होता, बल्कि ये फूड में होता है, फूड यानी खाने की चीजों में होता है, ठीक है। देखिएगा, द टेस्ट एंड ओवर ऑफ द फूड मटेरियल कंटेंट फैट एंड ऑयल्स। कुछ ऐसी चीजें होती है, खाना पीना की तो सारी ऐसी चीजें होती है जिसको आपने देखा होगा कि 2-3 दिन अगर आप रखोगे तो वो खराब हो जाता है, ठीक है। तो रेंसिडिटी एक प्रोसेस है, रेंसिडिटी एक क्या है बेटा, प्रोसेस है जिसमें फूड क्या होता है, खराब होता है। तो फूड खराब होने, जो फूड खराब हो जाता है लॉन्ग टाइम तक नहीं रह सकता है, अगर उसको खुली हवा में हम छोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, रेंसिडिटी हो जाएगा। खुली हवा में छोड़ने के बाद फूड आपका क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। अब बेटा इसके प्रिवेंट के लिए क्या करते हैं, इसके बचाव के लिए क्या करते हैं, तो देखिए एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, यानी उसमें एंटीऑक्सीडेंट, यानी अगर उस ऑक्सीजन जाएगा भी ना तो एंटीऑक्सीडेंट उसको क्या कर देगा, ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा, क्योंकि ऑक्सीजन से रिएक्ट जैसे ही करेगा, एयर से रिएक्ट जैसे ही करेगा, वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा, वो आपका खराब होना शुरू हो जाएगा। और क्या करते हैं, आपने देखा होगा चिप्स का पैकेट खाए हो, ठीक है, जो भी पैकेट में रहता है उसमें हम क्या कर देते हैं, नाइट्रोजन गैस फिल कर देते हैं। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो होता है ना वो एक लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी पैकेजेस को रखा जाता है, और कंटेनर में भी हम रख सकते हैं, तो इसके प्रिवेंट के लिए ये उपाय किया जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन और आने वाले बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।